नितुंजी नाम का एक गांव था जहां पर अनिल नाम का आदमी पकौड़ा बेचा करता था। अनिल अपनी पत्नी निशा के साथ रहा करता था। ठीक अनिल के पकौड़े की दुकान के सामने कुलदीप नाम के व्यक्ति ने चाय और शहर की प्रसिद्ध ओरियो बिस्किट बेचना शुरू की थी। कुलदीप और अनिल एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। एक दिन कुलदीप और अनिल रास्ते में मिले। अरे भाई अनिल, पकौड़े कैसे बिक रहे हैं तुम्हारे? अरे भाई तुम्हें क्या बताऊं, जब से तुम ये शहर की ओरियो नाम के बिस्किट लेकर आए हो ना, तब से सबको चाय के साथ इसी बिस्किट को खाना है। अब क्या बताऊं अनिल भाई, धंधा तो मेरा भी अच्छा नहीं चल रहा है। कभी आपके पास ज्यादा ग्राहक आ जाते हैं तो कभी मेरे पास। एक काम कीजिए, अपने पकौड़े को बेचना बंद कर दीजिए। अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई, मेरी दुकान तुमसे पहले शुरू हुई थी, इसीलिए तुम अपनी दुकान बंद करो। मैं तो नहीं बंद करूंगा अपनी दुकान। तो फिर मैं भी बंद नहीं करूंगा अपनी दुकान। दोनों एक दूसरे से झगड़कर अपनी अपनी दुकान पर चले जाते हैं। और दूसरी ओर जमींदारनी नीतू अपने चेले टीटू को कहती है, टीटू, मुझे एक नया व्यापार खोलना है, बता हम क्या कर सकते हैं? मालकिन, आजकल मैंने देखा है कि गांव में शहरी पकवान ज्यादा बिक रहे हैं। जैसे कि मैंने सुना है कि मैगी नाम का कोई पकवान बहुत ज्यादा बिक रहा है गांव में, और स्वादिष्ट भी होता है। अगर ऐसा है तो कल से हम वो मैगी ही बेचेंगे, वो भी स्वादिष्ट बनाने वाला केमिकल को डालकर। जा टीटू, मैगी की सामग्री ले आ और अपने गुल्लू से, जो दूसरे गांव में दवाई बेचा करता है, उसे खाने को स्वादिष्ट बनाने वाली दवाई ले आ। वाह मालकिन, धंधा खुला नहीं और लोगों को ठगने का उपाय भी सोच लिया। आप तो सच में बड़ी लालची निकली। चल फुट, जो लाने कहा है वो लेकर आ, ज्यादा मुंह मत चला। टीटू सामान लेने चला जाता है और शाम तक सारा सामान लेकर आ जाता है। अगली सुबह जमींदारनी गांव में मैगी बेचने लगती है। ले लो मैगी ले लो, ना ओरियो ना पकोड़े। मैगी खा के लोग दौड़े, मैगी खाओ, शक्तिशाली हो जाओ। तभी वहाँ से एक औरत गुजरती है और वो मैगी की बात सुनकर रुक जाती है। अरे वाह, मैंने तो सुना है मैगी तो सिर्फ शहर में बिकती है, मगर अब इस गांव में भी बिकेगी मैगी। गांव में मुझे छोड़कर कोई भी मैगी नहीं बनाता। अगर ऐसा है तो लाओ एक प्लेट मैगी खिलाना। हाँ, अभी खिलाती हूँ। ए टीटू, एक प्लेट मैगी लगा दे। टीटू उस औरत को एक प्लेट मैगी देता है और वो औरत उस मैगी को खा के बहुत खुश होती है। ये तो बड़ी ही स्वादिष्ट है, इससे पहले मैंने ऐसा कोई स्वादिष्ट पकवान नहीं खाया है। आज से हर दिन एक प्लेट मैगी जरूर खाऊंगी। मैगी काफी स्वादिष्ट थी क्योंकि जमींदारनी उसके अंदर स्वादिष्ट पकवान बनाने वाली दवाई डालती थी, मगर इस बात से गांव के लोग अनजान थे। धीरे धीरे गांव के सभी लोग जमींदारनी के मैगी के ठेले पर ही अपना नाश्ता और कई बार खाना भी खाया करते थे। अनिल और कुलदीप के ग्राहक ना के बराबर हो चुके थे, इसलिए एक दिन कुलदीप अनिल के पास जाता है और उससे कहता है, अरे अनिल भाई, आजकल धंधा कितना हो रहा है? अब क्या बताएं, धंधा तो ना के बराबर चल रहा है। सब उस जमींदारनी की मैगी के कारण हुआ है। अनिल भाई, मुझे लगता है हमें एक बार जाकर वो मैगी खानी चाहिए। हाँ, चलो जाकर खा के आते हैं। अनिल और कुलदीप दोनों ही जमींदारनी की मैगी की दुकान पर जाते हैं। जैसे ही वो पहुंचते हैं, वो टीटू को मैगी बनाते हुए देखते हैं। टीटू स्वादिष्ट बनाने वाली दवाई को मैगी में डाल रहा था। टीटू, ये तुम मैगी में क्या डाल रहे हो? ये किस तरह का केमिकल है? अरे भाई, कुछ नहीं है, ये तो मैगी को स्वादिष्ट बनाती है। नहीं, मैंने देखा तुम स्वादिष्ट बनाने वाली दवाई को मैगी में डाल रहे थे। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि लोग इसे खाकर बीमार पड़ सकते हैं? तभी वहाँ जमींदारनी आ जाती है और दोनों से कहती है,
हाँ तो डाल रहे हैं हम वो दवाई, उससे तुम्हें क्या? मगर ये गलत है। हाँ तो क्या? मैं इस गांव की सबसे अमीर इंसान हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाओ, जो करना है करो। सबको यही लगेगा कि तुम दोनों का धंधा ठप हो गया है, इसीलिए मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। अभी जाओ यहाँ से, हमें बहुत काम है। अनिल और कुलदीप वहां से चले जाते हैं। वो देखते हैं कि अनिल की दुकान के पास एक साधु खड़ा है। बेटा, खाना खिला दो। बेटा, बड़ी दूर से यात्रा करके आया हूँ, कुछ खिला दो। दूध, पकौड़े, कुछ भी चलेगा। हाँ साधु जी, अभी मैं आपको खाने के लिए पकौड़े देता हूँ। मैं भी आपके लिए दूध और ओरियो लेकर आता हूँ। कुलदीप दूध और ओरियो लेकर आता है और अनिल पकोड़े। साधु अनिल के पकोड़े और कुलदीप के ओरियो बिस्किट को खाकर दूध पी लेता है। बेटा, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मैंने देखा तुम दोनों मेरे पास आए तब दुखी थे। क्या बात है बताओ मुझे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अनिल और कुलदीप नीतू जमींदारनी की सारी बातें साधु को बताते हैं, जिसे सुनकर साधु उनसे कहता है, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसी वस्तु दूंगा जिससे तुम दोनों जमींदारनी से भी कहीं ज्यादा स्वादिष्ट पकवान बना सकोगे, मगर तुम दोनों को एक साथ काम करना होगा। साधु अपने हाथों को आगे करता है और एक मंत्र पढ़ता है। मंत्र पढ़ते ही उनके हाथों में एक जादुई कढ़ाई आ जाती है। वो कढ़ाई वो अनिल को देते हुए उससे कहते हैं, ये कढ़ाई लो, इस कढ़ाई में पानी भी तेल का काम करेगा। इसमें तुम दोनों अपने अपने पकवान साथ मिलाकर बनाना और साथ में काम करना। बस पढ़ते रहो और अच्छे कर्म करो। जी साधु जी। साधु अपने रास्ते निकल जाते हैं। कुलदीप अनिल को ओरियो देता है और उसे कढ़ाई में डालकर तलने लगता है। अनिल उस ओरियो पकोड़े को बाहर निकालता है और दोनों ही उसे खाते हैं। वो ओरियो पकोड़ा बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। ये तो सच में स्वादिष्ट है, इसे तो हमें अभी से बेचना शुरू कर देना चाहिए। अनिल और कुलदीप दोनों ओरियो पकोड़ा बेचना शुरू करते हैं। पकौड़े पकौड़े, ओरियो पकौड़े, इसे खाकर कोई भी पेट पकड़ के ना दौड़े, क्योंकि ये है स्वादिष्ट और सेहत के लिए अच्छे भी। तो खाओ हमारे पकौड़े। तभी वहाँ से एक व्यक्ति अपना पेट पकड़कर जा रहा था। वो ओरियो पकोड़े सुनकर रुक जाता है और कहता है, अरे ये क्या है भाई, ओरियो पकौड़े पहले कभी तो नहीं सुने। अरे सुने नहीं है तो खाकर देख लो। और भाई, तुम ये पेट पकड़कर क्यों बैठे हो? अब क्या बताऊं भाई, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। गांव में कई लोगों को ये दिक्कत हो रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये ओरियो पकौड़े खाऊं या ना खाऊं। खा के देख लो, क्या पता तुम्हारे पेट का दर्द भी ठीक हो जाए। पकवान है कि दवाई? लाओ खा कर देखता हूँ, एक प्लेट खिला दो। कुलदीप उस व्यक्ति को एक प्लेट ओरियो पकोड़े खाने को देता है। वो आदमी जैसे ही ओरियो पकोड़े खाता है, उसके पेट का दर्द खत्म हो जाता है। अरे वाह, ये तो सच में जादुई ओरियो पकौड़ा है। इसे खाते ही मेरे पेट का दर्द चला गया। लाओ भाई, एक प्लेट और खिला दो। कुलदीप उसको एक प्लेट और देता है। दूसरी ओर गांव में लोग बीमार होने लगते हैं, जिस वजह से सारे लोग अनिल और कुलदीप के ओरियो पकोड़े खाने लगते हैं। धीरे धीरे जमींदारनी के मैगी के ग्राहक ना के बराबर हो जाते हैं, जिससे गुस्सा होकर जमींदारनी टीटू से कहती है, अरे क्या हुआ, इतना अच्छा धंधा चल रहा था, अचानक ग्राहक कितने कम क्यों हो गए? मालकिन, वो हमारी मैगी खाकर लोगों को पेट में दर्द होना शुरू हो गया था और दूसरी ओर वो अनिल और कुलदीप कोई अजीब पकवान बेच रहे हैं। ओरियो पकौड़े। हाँ, ओरियो पकौड़े बेच रहे हैं जिसे खाने के बाद सारी बीमारियां ठीक हो रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या कोई जादुई तरीके से ओरियो पकोड़े बना रहे हैं? जी मालकिन जी, कढ़ाई में वो लोग पकौड़े बना रहे हैं। वो जादुई कढ़ाई है।
जिसे एक साधु आशीर्वाद के तौर पर उन्हें भेंट देकर गए थे। उस कढ़ाई में जो भी बनता है वो स्वादिष्ट ही होता है और बीमारी भी ठीक कर देता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो वो कढ़ाई मेरे पास होनी चाहिए। जैसे ही रात होगी हम दोनों जाकर उस कढ़ाई को चुरा लेंगे टीटू। पहले छल किया करती थी और अब चोरी भी करने लग गई। चुप कर, जैसा कहती हूँ वैसा कर। जैसे ही रात होती है, रात के अंधेरे में जमींदारनी और टीटू दोनों ही अनिल और कुलदीप के ओरियो पकौड़े की दुकान पर आते हैं। वो दुकान खोलकर उसमें से वो कढ़ाई ढूंढने लगते हैं। कढ़ाई मिल जाती है। जैसे ही जमींदारनी और टीटू कढ़ाई को लेकर दुकान से निकलते हैं, वैसे ही वो देखते हैं कि सामने प्रधान, अनिल, कुलदीप गांव वालों के साथ खड़े हैं। जमींदारनी, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। प्रधान जी, आप? हाँ, मैं। जब गांव में लोग ज्यादा बीमार पड़ने लग गए थे, तब मैं तुम्हारी मैगी की जांच करने आया था। तभी मैंने तुम्हें तुम्हारे कामगार टीटू से बात करते हुए सुना। प्रधान जी, हमने खुद देखा है इन्हें वो स्वादिष्ट बनाने वाली दवाई को मैगी में डालते हुए, जिस वजह से लोग बीमार पड़ गए थे। प्रधान जी, ऐसा कुछ नहीं है। अब इस चोरी से नहीं भाग पाओगे और हमने तुम्हें कढ़ाई चुराते हुए भी पकड़ लिया है। लालच में इतनी अंधी हो गई कि गांव वालों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ कर बैठी। क्या करोगे इतने पैसों का? क्या मृत्यु के बाद एक पीतल का सिक्का भी अपने साथ ले जा पाओगी? तो किस बात का इतना लालच? तुम्हें और तुम्हारे कामगार दोनों को इस गांव से निकाला जाता है। चले जाओ और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। प्रधान और गांव वाले नीतू जमींदारनी और उसके कामगार टीटू को गांव से बाहर निकाल देते हैं और अनिल और कुलदीप के ओरियो पकौड़े पूरे गांव में प्रसिद्ध हो जाते हैं। धर्मपुर नाम का एक गांव था, जहां किशन अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहा करता था। वो अपने परिवार का बहुत ख्याल रखता था। गांव हाईवे के करीब होने के कारण वहां का व्यापार बहुत अच्छा चलता था। किशन वैसे तो एक गरीब किसान था। उसका शहर जाकर दुकान खोलने का सपना था। काश मैंने अपनी माँ की बात मान ली होती तो मैं आज इस कदर परेशान नहीं होती और अपना भविष्य तुम्हारे साथ नहीं देखना पड़ता। तुम हर सुबह मुझे ताना सुनाती हो। अपने मायके क्यों नहीं चली जाती? यहाँ तुम्हें कम से कम 2 वक्त की दाल रोटी तो मिल रही है। वहाँ तुम्हें क्या मिलेगा? देखिए जी, आप भले ही मुझसे जो जी में आए कहिए, लेकिन मेरे मायके वालों के बारे में कुछ मत कहिए। अच्छा बाबा, ठीक है, पर तुम इतनी बौखलाई हुई क्यों हो? बच्चों ने कितने दिनों से बर्गर और पिज्जा नहीं खाया है। उनकी जिद है कि अब उन्हें घर का खाना नहीं खाना। तुम तो जानती हो भाग्यवान, इस बार खेती में ज्यादा बारिश के कारण हमें कितना नुकसान हुआ है। ऊपर से नील गाय कितने सारे आ गए हैं। अब हम खेती बाड़ी तो कर ही नहीं सकते। ये मैं समझ सकती हूँ, पर बच्चों को कौन समझाए? किशन अपने दोनों बच्चों को स्कूल से घर लेकर आता है। बच्चे घर के अंदर आते ही सवाल पूछने लगते हैं। पापा, मेरा पिज्जा कहाँ है? ना पिज्जा है और ना बर्गर। यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हाँ पापा, मेरे सारे क्लासमेट्स टिफिन में बर्गर और पिज्जा लेकर आते हैं और एक हम है कि भिंडी लौकी खाते रहते हैं। बहुत बेइज्जती होती है हमारी। तुम दोनों चिंता न करो, हमारा समय भी बदलेगा। कुछ दिन और इंतजार कर लो। किशन और बच्चों की बात सुनकर साया की आंखों में आंसू आ गए। तब साया ने किशन से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती हूँ। मेरा भाई उन्हें ये सारी चीजें लाकर दे देगा जो आप नहीं दे पा रहे हैं। इतना कहने के बाद साया अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती है और किशन घर पर अकेला रह जाता है।
मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए। हे भगवान, अब और कैसे दिन देखूंगा मैं? मुझे ही कुछ करना होगा। किशन को रोता देख वहाँ पर गांव के बहुत बड़े जमींदार रामचरण सिंह आ गए और किशन से पूछने लगे। किशन, क्या बात है भाई? क्यों गंगा जमुना बहा रहे हो? ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी? अरे जमींदार साहब आइए, अब क्या बताऊं, खेती बारिश की वजह से खराब हो गई। पत्नी बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। मेरे पास परिवार कहने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। ना परिवार साथ है, न किस्मत। जैसा कि मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, बात पैसे की समझ आ रही है कि आर्थिक स्थिति तुम्हारी संकट में है। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे शहर जाकर कोई व्यापार करना है, पर मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। एक काम करो, तुम मुझसे कुछ पैसे ले लो। मैं तुम्हें पूरे 2000 रुपए देता हूँ। उन पैसों से शहर चले जाओ। जब तुम्हारे पास हो जाए तब तुम मुझे मेरे पैसे लौटा देना। और क्या? बड़ी मेहरबानी होगी साहब, इतना मेरे लिए किसी ने भी नहीं किया। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं आपके पैसे ब्याज सहित लौटा दूंगा। किशन जमींदार से पैसे ले लेता है और शहर चला जाता है। और शहर में दर बदर भटकने के बाद उसे एक आटा चक्की में नौकरी मिल जाती है। किशन, तुम्हें मैं महीने के 8000 रुपए दूंगा। तुम्हें मन लगाकर आटा चक्की की दुकान में काम करना है। मुझे तुम्हारी कोई भी शिकायत नहीं सुननी। जैसा आप कहें, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। किशन कुछ दिन उस आटा चक्की में काम करता है। एक दिन हिसाब के हेर फेर की वजह से उसका उस आटा चक्की के मालिक के साथ झगड़ा हो जाता है। मैंने तुम्हें कितना ईमानदार समझा था, पर तुम तो चोर निकले। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। निकल जाओ मेरी दुकान से और इस बाजार में कभी नजर मत आना। तुम्हें यहाँ अब कोई भी काम नहीं देने वाला। मैंने आपके यहाँ पर कोई भी चोरी नहीं की। आप मुझ पर ऐसा झूठा इल्जाम मत लगाइए। और हाँ, मुझे भी आपके पास कोई काम नहीं करना। मेरी 2 महीने की तनख्वाह मुझे दे दीजिए बस। किशन अपने मालिक से पैसे लेकर सामने वाले पिज्जा की दुकान पर बैठ जाता है और देखता है। आओ आओ, गर्मा गर्म पिज्जा खाओ। यार, मैं अकेले कितना काम करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई एक बंदा मिल जाए तो मैं उसके ऊपर अपनी जिम्मेदारी सौंप दूं। लच्छू की बात सुनकर किशन उसके पास चला गया और कहने लगा, भाई साहब, क्या मैं आपकी दुकान में काम कर सकता हूँ? मुझे भी पिज्जा बनाना सिखा दीजिए। मैं लोगों के जूठे बर्तन धोने के लिए भी तैयार हूँ। लगता है ये मजबूर है। इसकी मजबूरी का मैं बखूबी फायदा उठाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम मेरे दुकान में काम कर सकते हो, लेकिन एक ही शर्त पर। मैं तुम्हें तनख्वाह सिर्फ 2000 ही दूंगा और काम पूरे दिन करवाऊंगा। मुझे ये शर्त मंजूर है। मैं जरूर काम करूंगा। इतना कहकर किशन उस दुकान पर काम करने लगा। धीरे धीरे 1 महीने बीत चुके थे। किशन अब पिज्जा बनाना बखूबी जान चुका था। थोड़े से पैसे जमा करके किशन अपनी पत्नी और अपने बच्चों से मिलने अपने ससुराल पहुंचता है, जहां वो देखता है कि उसके बच्चे जूते सिलने और उन्हें पॉलिश करने का काम कर रहे हैं और उसकी पत्नी साया लोगों के घरों में काम कर रही है। आओ साहब, जूते पॉलिश करवा लो, सिर्फ 10 रुपए में। ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 रुपए में। आ जाओ, आ जाओ। अपने बच्चों की ये दशा देखकर किशन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनके पास जाकर उनसे कहता है, ये सब क्या हो रहा है मेरे बच्चों? तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? और तारा की मम्मी कहाँ है? अपने पिता किशन को देखकर दोनों बच्चे उसके गले लग जाते हैं और उसके पास रोने लगते हैं। किशन को देखकर साया भी बड़ी खुश हुई और किशन से कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिएगा जी। मेरी छोटी सी गलती की वजह से बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। मैं यहाँ पर अपने भाई और उसकी पत्नी की बहुत ताने सुनती हूँ।
बस अब बहुत हुआ, चलिए अब अपने घर चलिए। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। मुझे तुम्हारे भाई से मिलना है। आखिर कैसे वो मेरे बच्चों से जूते पॉलिश करवा सकता है? किशन साया के बड़े भाई यानी अपने बड़े साले से जाकर मिलता है और उससे गुस्से में कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बच्चों से काम करवाया और मेरी पत्नी से भी। अब क्या करूं? मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं कि मैं इन्हें हर रोज इनके मन का खाना खिला सकूं, और इतना ही है तो इन्हें लेकर यहाँ से चले जाओ। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। किशन अपने बच्चों और अपनी पत्नी के साथ अपने गांव चला आता है और देखता है कि रामचरण ने उसके घर और खेतों पर कब्जा कर रखा है। अरे आओ किशन आओ, मेरे ब्याज के पैसे मुझे दे देना और अपना घर छुड़वा लेना। पर 2000 रुपए के लिए आपने मेरा घर और खेत कैसे ले लिया? 2000 नहीं, मैंने तुम्हें पूरे 20,000 दिए थे और अब उसका ब्याज और सूद मिलाकर तुम्हें मुझे पूरे 1 लाख देने हैं। पैसे दो और अपनी जमीन और अपना घर ले जाओ। रामचरण ने किशन को अपने घर से बेघर कर दिया और किशन अपने परिवार के साथ रास्ते पर आ गया। और तब किशन ने अपनी पत्नी साया से कहा, तुम चिंता ना करो भाग्यवान, मेरे पास एक तरकीब है जो हमें करनी है। मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? जब मैं शहर में था तो मैंने पिज्जा बनाने का काम सीखा था और अब मैं वही इस गांव के पास लगे हुए हाईवे के सामने खोलूंगा और पिज्जा बेचूंगा। क्या सच? आप सच में पिज्जा की दुकान खोलेंगे? जैसा आप कहें जी, मैं तो कब से चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो और मैं दुकान चलाऊं, और तो और मुझ में दुकान चलाने का हुनर भी है। तब देर किस बात की, हम ऐसा ही करेंगे। किशन और साया ने हाईवे के एक जमीन पर एक छोटा सा पिज्जा का दुकान खोल लिया और उसका नाम रखा पिज्जा एक्सप्रेस हाईवे। देखते ही देखते एक दुकान चल पड़ी और उस दुकान पर भारी भीड़ इकट्ठा रहने लगी। देखा भाग्यवान, मैंने कहा था ना, हम जरूर काबिल होंगे, बस हमें मेहनत और लगन से सारे काम करने हैं। आपने सही कहा, अब बच्चे स्कूल में भी जाएंगे और हम उन्हें अच्छे कपड़े और अच्छा संस्कार भी देंगे। एक तरफ किशन के घर पर खुशियां आई हुई थीं, दूसरी तरफ रामचरण किशन की कामयाबी से जलने लगा था। रामचरण ने तय किया, उस किशन ने तो काया ही पलट दी और अब ये मैं देख नहीं सकता। कल मुझे मेरे पैसे देकर अपना घर और खेत दोनों मुझसे ले गया। मालिक, आप भी खामखा चिंता कर रहे हैं, हमें बस उसकी दुकान तोड़नी ही तो है, और क्या। आज ही रात को हम उसकी दुकान तोड़ देंगे। भाई साहब, आपके पास कुछ खाने को है? मैं कई दिनों से भूखी हूँ। आइए बहन जी, आप दुकान के अंदर आइए और पिज्जा खाइए। साया ने खुद अपने हाथों से एक पिज्जा उस सुंदर औरत को परोसा। वाह, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट पिज्जा है, पर मेरे पास देने के लिए तुम्हें पैसे नहीं हैं। मेरी पत्नी ने आपको बहन कहा है और आप अब घर की हुई। आप पैसों की चिंता ना कीजिए और पेट भर के खाइए। जैसे ही किशन ने इतना कहा, उस सुंदर औरत ने एक परी का रूप धारण कर लिया और उनसे कहने लगी, हमेशा खुश रहो किशन और साया, मैं एक मायावी परी हूँ। तुम्हारी नेकी और तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा मन मोहित कर लिया। अब से तुम जो भी पिज्जा बनाओगे वो विशाल पिज्जा बन जाएगा और एक पिज्जा खाते ही सभी का पेट भर जाएगा। तुम्हारे दुकान को अब कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। हमेशा खुश रहो। इतना कहकर वो परी वहां से गायब हो गई और किशन और साया उस परी के आशीर्वाद से बहुत ज्यादा खुश हो गए।
रात को रामचरण अपने कुछ गुंडे लेकर उनके दुकान पर पहुंचा। जाओ, इसकी दुकान को हाईवे से नीचे गिरा दो। आप चिंता न करिए। जैसे ही वो गुंडे उस पिज्जा एक्सप्रेस हाईवे की दुकान के पास पहुंचे, सामने से एक पेड़ की डाली बहुत तेजी से उनकी तरफ आई और उन्हें अपने साथ उठाकर पेड़ के ऊपर लेकर चली गई। बचाओ, हमें बचाओ, यहाँ से नीचे उतारो, बचाओ हमें। उनकी आवाज सुनकर वहाँ पर किशन का परिवार आ गया और कहने लगा, बड़ा मजा आया। रामचरण काका तो पूरे बंदर लग रहे हैं। जी हाँ, जैसे को तैसा। मुझे माफ कर दो किशन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आइंदा से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी तंग नहीं करूंगा। साया के भाई को भी मैंने ही पैसे दिए थे ताकि तुम्हारी पत्नी और बच्चे खुश न रहे। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा परिवार कितनी मुश्किल में था, तुम्हें इसका अंदाजा भी है? जाओ और अब तुम ऐसे ही तड़पो। किशन और साया वहाँ से चले गए। रामचरण को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उस पेड़ ने उन्हें नीचे उतार दिया। तब से किशन अपना पिज्जा एक्सप्रेस हाईवे बहुत अच्छे से चलाने लगा और खुशहाल जिंदगी जीने लगा।